दोस्तों, आप लोगों ने बड़ी प्यारी सी एक बात सुनी होगी कि कोई भी चीज, कोई भी काम अगर आप लोग इस दुनिया में करना चाहते हैं और उसको अचीव करना चाहते हैं तो वो अपनी कीमत मांगता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अगर आप लोगों को एक अच्छी बॉडी बनानी है, एक अच्छी फिटनेस की शेप में आप लोगों को आना है तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों की जो बॉडी है वो तभी शेप में आएगी जब आप लोगों की जो इनटेक कैलोरी है वो आप लोग जितना बर्न करते हैं कैलोरी उससे कम होगी, यानी कि जितना आप लोग खा रहे हैं उससे ज्यादा आप लोगों को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप लोगों की बॉडी का जो फैट है वो कम होना स्टार्ट होगा। एक कोई इसमें कोई ऐसा नहीं, जादू नहीं है इसमें कोई, ये सीधी सीधी डेफिनेशन है कि देखो कुछ भी चीज ऐसी है जहां पर आने वाली चीज कम है और जाने वाली ज्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है वहां पर हमेशा कमी होती चली जाएगी। आप लोग ये देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर एक बाल्टी है उसमें आप लोग 2 लीटर, मतलब बाल्टी जो है वो पूरी एक तरीके से भरी हुई है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप लोग उसमें डेली 2 लीटर पानी डाल रहे हैं और 3 लीटर उसमें से निकाल रहे हैं। 2 लीटर डाल रहे हैं, 3 लीटर निकाल रहे हैं, कुछ दिनों बाद आप लोगों को पता चलेगा बाल्टी खाली हो जाएगी। यही सेम फंडा एक हेल्थ बनाने में होता है कि आप लोग जितनी कैलोरी ले रहे हैं उससे ज्यादा आप लोग बर्न कर रहे हैं, तो इनटेक कैलोरी अपनी घटाती चले जाइए। यानी खाना पीना जो भी आप लोग खा रहे हैं उसको आप लोग इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आप लोग की बॉडी पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी ना पड़े, और एक्स्ट्रा जो फैट जाता है वो नहीं, हम कई मतलब मजे मजे में खा लेते हैं। आदि जो हमारी कंट्री की आप लोग कैलोरी अगर बात करें इस तरीके से बढ़ रहे हैं, लोग टेस्ट के चक्कर में बहुत कुछ खा जाते हैं। उन्हें कहते हैं चलो यार एक मिठाई टेस्ट करके देख लेता है, चलो एक रसगुल्ला टेस्ट करके देख लेते हैं, चलो एक समोसा टेस्ट करके देख लेते हैं। टेस्ट क्या करना है भैया, पहले भी खा रखा है, टेस्ट उसका ऐसा ही है, स्वाद लगेगा, नॉर्मल सी बात है, उसमें खराब तो लगने से रहा हो, तो टेस्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो जो रिक्वायरमेंट है उतनी ही खिलाइए चीजें अपने शरीर को, यानी कि आज टेस्ट है यार चलो एक रोटी ज्यादा खा लेते हैं, वो वाला जो फंडा होता है ना, वो टेस्ट जो है हमारी कंट्री बहुत सारे लोगों का फैट बढ़ाकर चला जाता है और फिर उसके लेवल की हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो इसलिए हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, अगर आप लोग रियलिटी में अपनी बॉडी को एक सही शेप में लाना चाहते हैं तो अपना फैट जो है वो आप लोगों को बर्न करना है और जो इनटेक क्वांटिटी है वो आप लोगों को रिड्यूस करनी है, ठीक है। तो ये छोटा सा टिप भी अगर आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो ये समझिए कि आप लोगों का फैट जो है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन ये करने के लिए भी आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप लोग ये कर पाएंगे। आप लोग बोलेंगे नहीं यार डेली एक रोटी कम मेरे से नहीं खाई जाएगी, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें, तो छोटी छोटी बातें होती है, वो नहीं शक्तिमान वाली छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इंप्लीमेंट करते जाओ लाइफ में और फिर रिजल्ट देखते जाओ, और यही छोटी छोटी बातें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। अब वही बात फिर से बोलूंगा मैं, देखिए आप लोग अगर एक बेबी देखना चाहते हैं तो 9 महीने में एक बेबी का जन्म होता है, ठीक है। अगर उससे पहले हो जाएगा तो उसके लिए कुछ अलग अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि उसको इस तरीके से हमको शीशे में रखना है, उन्हें शीशा बोल देते हैं नॉर्मली, जो एक तरीके से जो नर्सरी होती है बच्चों की, तो उसमें उसको रखना पड़ेगा। तो सेम फंडा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो लाइफ में भी टाइम पे काम मिलता है, पर लेकिन आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो एक दिन जरूर मिलेगा, तो वो विश्वास नहीं खोना है। बाकी तो सब चीजें यार आती जाती रहती हैं, जिंदगी ऐसी है, चलती रहती है, ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बड़ा ही प्यारा आज का डिस्कशन रहने वाला है, बहुत प्यारा डिस्कशन रहेगा। पहले क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में फिर मैं ये डिस्कस करूंगा और वीडियो के एंड में लास्ट डे का क्विज भी होगा, ठीक है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है ये नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में, यानी कि जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि ये आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगी, उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड वाली कैटेगरी, इनको रखा गया है। तो ये कब कहता है, ये 3rd फ्राइडे जो मई का होता है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार कब है यहाँ पर, ये है 21 मई को, ठीक है। तो इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। थीम क्या होता है कि इस साल जो है भाई साहब इस एरिया पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आगे बात करें, ये है यहाँ पर नेशनल एंटी टेररिज्म डे, यानी कि जो आतंकवाद होता है उसके अपोजिट हम लोगों को जाना है, आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। तो इसके लिए एक डे है हमारी कंट्री में जो कि वो भी 21 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो है डे, ये 1991 में हमारी कंट्री के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी डेथ हो गई थी, उनको याद कर ये डे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि आतंकवाद की वजह से उनकी जान चलेगी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की जान चले जाना आतंकवाद की वजह से, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना न घटे, तो उसको रोकने की कोशिश यहाँ पर इसके थ्रू की जाती है, ठीक है। अभी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा एक राज्य है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, उसके द्वारा बोला गया कि हम अपने राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, काउंसिल भी लेके हम लोगों को आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना फिलहाल राज्य के अंदर में, ठीक है, सॉरी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है राज्य के अंदर में, ठीक है, जो राज्य की जो विधानसभा है वो यहाँ पर बेसिकली पावर रहता है एक आर्टिकल के थ्रू, एक अनुच्छेद के थ्रू, कि वो अबोलिश कर सकती है, फिर क्रिएट कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, ठीक है, समझ में आया। जैसे बोल दूं कि नॉर्मली ऐसा है नहीं, पर समझाने के लिए बोल रहा हूं कि लोकसभा को पावर दे रखी है कि राज्यसभा को क्रिएट भी कर सकते हैं और राज्यसभा को हटा भी सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होता क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, लोकसभा डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी कि डिसोल्व हो जाता है,
टाइम टू टाइम जब इलेक्शन होते हैं, पर राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कौन सा हाउस परमानेंट हाउस है, ठीक है। तो राज्यसभा, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये यहाँ पर खत्म कर दी जाती है, हटा दी जाती है और क्रिएट भी कर दी जाती है। राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं, राज्य के पास में पैसा है उसको क्रिएट कर लेते हैं। कई सारे लोग हार जाते हैं इलेक्शन में, जैसे अभी जो ममता बनर्जी जी हार गई अपने इलेक्शन में, तो फिर उनको बैकडोर एंट्री दे दी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन जो है बेसिकली एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गए, तो भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, अगर थोड़ा सा फोकस देंगे तो एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। समझाऊंगा तो डिटेल में समझेंगे। अभी एक रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, और हमारी कंट्री के बारे में तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हमारी कंट्री टॉपर हो इस जगह। अभी बात की जा रही है यहाँ पर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कोई लोग जाते हैं, उसकी वजह से जो डेवलपमेंट होता है उसका एक ब्रीफ यानी कि एक ओवरव्यू देते हैं कि क्या चल रहा है। तो ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है ये आप लोगों को बताना है। अभी कोविड-19 के चलते ये बताया गया है इस रिपोर्ट के बारे में कि कौन सी कंट्री में कौन सी कंट्री से कितना रेमिटेंस जा रहा है। अब ये रेमिटेंस क्या होता है, किस कंट्री से ज्यादा जा रहा है, किस कंट्री से कम जा रहा है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे हम लोग डिटेल में आर्टिकल के अंदर में। रेमिटेंस जो है आउटफ्लो सबसे ज्यादा एक कंट्री से हो रहा है, उसके बाद में यूएई से, फिर सऊदी अरेबिया से, फिर स्विट्जरलैंड, फिर जर्मनी, फिर चाइना। यानी कि ये वो कंट्री है जहां से रेमिटेंस दूसरी कंट्री में जा रहा है। रेमिटेंस क्या होता है, जब हमारी कंट्री का कोई पर्सन बाहर रह रहा है और अपने देश में पैसा वापस भेजता है तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं, अपने घर वालों के लिए जो भी है। तो ये इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री को रेमिटेंस मिल रहा है और सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री से रेमिटेंस जा रहा है ये आप लोगों को बताना है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीएम किसान, ये स्कीम का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पहले भी इसका नाम जिक्र किया गया था जब हमारी कंट्री में 2019 के इलेक्शन आ रहे थे। तो ये स्कीम जो है कैसी स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कैसी स्कीम होती है तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तब तक आप लोग अगर कुछ आता है आप लोगों को इसके बारे में, देखिए जब क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं ना, अगर आप लोग कुछ जानते हैं उसके बारे में तो आप लोग लिख दिया कीजिए, वरना आर्टिकल में तो डिस्कस करेंगे, एक बार आप लोग खुद से लिख लेंगे। अब बस यही तो चाहिए यार, एग्जाम में चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा फिर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, ओके। आइए आगे बातें करते हैं। यहां पर बात की जा रही है, अभी 6 लड़कियां सामने निकल कर आई आसाम के अंदर जो फिशिंग कम्युनिटी से रिलेटेड थी, यानी कि फिश पकड़ना वगैरह उनकी रिलेटेड थी। तो आप लोगों ने सुना ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया, आसाम आएगा यहाँ, ठीक है। तो इनके द्वारा एक मैट बनाया गया, योगा मैट, मैं जरूर खरीदने वाला हूँ इसको, ठीक है, जब ये मार्केट में मिलेगा। तो इस योगा मैट को, ये एक ऐसा योगा मैट है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। और इसी के साथ में ये एक तरीके से ऐसा नहीं है जिससे जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो इन्वायरमेंट में ज्यादा लंबे समय से टिक नहीं पाता, अगर खराब हो तो उसको फेंक दो तुरंत, वो जैसे कि पॉलिथीन के आते हैं, रबर के आते हैं, उनके कंपेयर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो इस योगा मैट का आप लोग को नाम बताना है। एक राज्य है जिसमें टेरर ऑफ बंगाल किसी पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है। ये टेरर ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, अगर बंगाल वासी कोई ये लेक्चर देख रहा है तो आप लोग जरूर बताइए, आप लोगों को तो पता ही होगा, अटेम्प्ट कीजिए। अगर किसी राज्य के स्पेसिफिक में कोई चीज बताता हूं तो आप लोग तो और ज्यादा फोकस किया कीजिए कि हमारे राज्य के बारे में बात की जा रही है, उसके ऊपर अलग से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बात की जा रही है, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, NPACC। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोगों को बताना है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है, स्टार्ट करते हैं, काफी कुछ जानेंगे और उसके बाद में फिर आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर भी आप लोगों को देने हैं, ओके। तो आइए आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डे के बारे में आप लोगों को जानने को मिलने वाला है, जो कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के बन जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे के बारे में। देखिए फोकस दिया कीजिए, मैं आप लोगों को नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, यानी कि जो हमारी देश में डे सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर किसी इंटरनेशनल डे के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर नेशनल डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर 3rd ऑफ फ्राइडे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो मई का होता है। तो अब की बार ये 21 मई को पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसी स्पीसीज है जिसका खतरा मंडरा है इसके सर पर खत्म होने का, उसको या तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, कोई खाने में यूज कर रहा है, तो कोई उसकी मेडिसिन बनाने में यूज कर रहा है, तो उसके चलते उसको मारा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो यहाँ पर जो थीम है वाइल्ड लाइफ विदाउट बॉर्डर। देखिए अगर कोई पर्टिकुलर पक्षी है, कोई पर्टिकुलर जानवर है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता है,
तो यहाँ पर हमने ही तो इन बॉर्डर को डिवाइड कर दिया यार कि हाँ ये हमारी कंट्री है, ये बांग्लादेश हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हवा हो गया, पानी हो गया या पेड़ पौधे हो गए, उनको थोड़ी ना पता है वो पाकिस्तान के हैं या फिर इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं या फिर नेपाल के हैं। वो तो यार जिस तरीके से उनको नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है उसी तरीके से वो उग जाते हैं। इसी तरीके से जीव जंतु हैं, उनको थोड़ी ना पता है कि हम लोगों ने डिवाइड कर दी है, डिवाइड कि ये हमारा देश हो गया, ये उनका देश हो गया। तो उसकी वजह से कई बार यहाँ पर जो जीव जंतु हैं उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बात ये की जाती है ताकि कोई ऐसी दिक्कत न देखने को मिले। तो यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ विदाउट बॉर्डर इसकी थीम रखी गई है। तो पर्सनली मुझे बड़ी प्यारी लगी। आप लोगों को पता होगा कि ये जो दुनिया है अगर देखा जाए तो इंसान नाम की प्रजाति यहाँ पर रहती है। अब वो अपने आप में इतना ज्यादा इरिटेट रहती है एक दूसरे से, वो यहाँ पर बॉर्डर डिसाइड करते रहते हैं। कोई देश में बॉर्डर बना रहा है, कोई विदेश, कोई एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल के बॉर्डर बना रहा है, कोई अपने राज्य में बॉर्डर बना रहा है, इवन कई सारे घर में बॉर्डर बना देते हैं कि तुम्हारा घर हो गया, मेरा घर हो गया, ठीक है। तो हर जगह कोई ना कोई ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती रहती हैं। तो इंपॉर्टेंट थीम है, थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल जो एंटी टेररिज्म डे है। एंटी टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है, उसके चलते ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी 21 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और 21 मई को ऐसा क्या हो गया, तो काफी दुखद घटना हुई यहाँ पर 1991 यानी कि 1991 में हमारी कंट्री के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था राजीव गांधी जी, इनकी डेथ हो गई थी। यहाँ पर बॉम्ब से इनको उड़ा दिया गया था, एसेसिनेट कर दिया गया था। एसेसिनेट करना यानी कि बॉम्ब से उड़ा देना। और ये जो वॉर चल रही थी श्रीलंका के अंदर, उसका ये खामियाजा बोला जाता है कि यहाँ पर इनको भुगतना पड़ा था, क्योंकि LTTE की जो वॉर थी उसमें यहाँ पर ये एक तरीके से जो सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे थे वहां पर कि ये वॉर खत्म हो जाए, तो उसके चलते एक कंडीशन देखने को मिली। तो यहाँ पर जो टेररिज्म है वो ना तो ये देखता है कौन सी जाति का है, ना ये देखता है कौन सा जो मेल है फीमेल है या कौन सा रिलीजन है इसका, कास्ट क्रीड सबसे ऊपर हटके रहता है। ये बस इंसानों को खत्म करता है। उनके अंदर जो है आप लोगों को भय यानी कि एक तरीके से खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा, तो उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। शांति बनी रहे देश के अंदर में, यूनिटी के साथ में लोग रहें। तो ये टेररिज्म बड़ी ही गंदी चीज होती है जो कि नॉर्मली सोसाइटी में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं जो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। एक और डे है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी। कल्चर डाइवर्सिटी का मतलब क्या, आप लोगों को हमारी कंट्री में अगर आप लोग घूमना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे बानी। यानी कि आप लोग थोड़ी दूर जाओगे, आप लोग मान लीजिए कर्नाटक से तमिलनाडु चले गए, तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश आ गए, या उत्तर प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट में चले गए, तो पानी का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा वहां पर आप लोगों को, वो तो छोड़िए, अपने गांव से अगर शहर में ही आप लोग आ जाएंगे तो पानी का टेस्ट आप लोगों को दूसरा देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे बानी। और भाषा भी चेंज होती हुई नजर आएगी। आप लोग इंसान की भाषा देखकर बता सकते हैं कि ये किस पर्टिकुलर राज्य से बिलोंग करता है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक तरीके से अपना कोई लोकल जिसमें उन्हें एक टच नजर आएगा आप लोगों का, कुछ ना कुछ शब्द ऐसे होंगे जो कि वो पर्टिकुलर लोकल एरिया में बोले जाते हैं। तो ये आप लोग उस इंसान को देखकर समझ सकते हैं। तो ये कल्चर की डाइवर्सिटी है। आप लोगों ने देखने को मिलेगा किसी न किसी राज्य में कुछ ना कुछ चीज फेमस होती है पहनने की, कि अच्छा यहाँ पर साड़ी पहनी जाती है, यहाँ पर पगड़ी पहनी जाती है। खाने की चीज, अच्छा यहाँ पर ये वाली चीजें फेमस है, जैसे रसगुल्ला हो गया बनारस में, वहां पर वेस्ट बंगाल में चलेगा, ठीक है। बनारसी साड़ी होगी, खाने का सामान हो गया अलग, जैसे लिट्टी चोखा हो गया बिहार के अंदर में, ठीक है। अच्छा बताइए आप लोग के राज्य में क्या चीज है खाने वाली सबसे इंटरेस्टिंग, ठीक है। और जब मैं कभी आऊंगा, अगर टाइम मिलेगा, कभी दुनिया में रहे तो मिलने जरूर आएंगे कभी। अगर आपके राज्य में आओगे तो वो जरूर खिलाना मुझे, ठीक है। चलिए जो भी है, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी, ठीक है। और इसी के साथ में आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे शॉर्ट न्यूज के बारे में। तो एक एक करके समझते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अच्छा हाँ, एक बात और यार, कई बार जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। एक तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी नहीं दिया था उसमें जो हिंदू वाली वीडियो आती है, और एक और छोटी सी बात, जो टाइम स्टैम्प में डालता था ना वीडियो के नीचे, कई बार टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम स्टैम्प जो डालते हैं ना, कौन सी न्यूज कहाँ पर खत्म हुई है, तो जो वीडियो के नीचे मैं कई बार डालता हूँ, तो उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता है। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोग देखा कीजिए कौन सी न्यूज कहाँ पर खत्म हुई है। तो जो भी सबसे अच्छे टाइम स्टैम्प डालेगा कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं उसको पिन भी करूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो इससे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग टाइम स्टैम्प डाल देंगे। क्योंकि मुझे लगभग उसमें 15 से 20 मिनट लग जाती है जब उसको मैं लिखता हूँ, सारी चीजें करने बैठता हूँ। तो अगर आप लोग कर सकते हैं कि अच्छा ये न्यूज यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है, तो फिर ये न्यूज मान लीजिए 2:03 पर खत्म हो गई, तो इस तरीके से आप लोगों को टाइम स्टैम्प लिखना है। कोई पर्टिकुलर नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, देख लेना, कुछ वीडियो है पहले उनके नीचे मैंने डाल भी रखे टाइम स्टैम्प। तो अगर आप लोग कर सकते हैं इसको तो इसको जरूर कर दीजिएगा। जैसी वीडियो आप लोग देखते हैं तो तुरंत उसको वीडियो खत्म होती पोस्ट कर दे कीजिए, ताकि मैं उसको वीडियो के नीचे डाल सकूं।
मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो करिएगा, वरना दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इससे आप लोगों को क्या रहेगा, न्यूज भी आप लोगों की रिवाइज हो जाएगी, क्या क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, तो आप लोगों को तो थोड़ा फायदा ही हो जाएगा उससे। बाकी जो भी है देख लीजिएगा। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर के बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा भी एक स्कीम की बात की जिसका नाम रखा गया स्वामी। ठीक है, तो ये SWAMIH, तो इसका मतलब है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग। एक ऐसा इंसान है जिसके पास में रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं है, अगर ऐसे इंसान को कोई अफोर्डेबल चीजें प्रोवाइड आप लोग कराने स्टार्ट कर दे ताकि उसको खरीद सके, तो ये उसके लिए स्कीम है। और इस प्रोजेक्ट को अभी हमारी कंट्री में फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल जो कंप्लीट किया गया है यहाँ पर ये। तो इसका जो पोजीशन है वो यहाँ पर हैंड ओवर कर दिया गया है, इसके चलते ताकि जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो यहाँ पर हैंड ओवर कर दिया गया पोजीशन होम बायर। ठीक है, तो जो होम बाय करना चाहते हैं उनको, ये यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा। प्रोजेक्ट का क्या नाम है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों से बन सकता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे छोटे मोटे बन जाते हैं। इसका नाम है यहाँ पर रीवाली पार्क। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मुंबई में देखने को मिलेगा। तो मुंबई में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किया गया है, तो यहाँ पर जो स्वामी फंड है इससे यहाँ पर इसको कंप्लीट किया गया। ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर काम करती है, घर वगैरह बनाने के लिए पैसा जो दिया जाता है, तो एक ताकि जो लोगों को अफोर्डेबल हाउस मिल सके। आप लोगों को प्रोजेक्ट का नाम पता है ना, हमारी कंट्री में एक प्रोजेक्ट है जिसके चलते सबको अफोर्डेबल घर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, तो उसी का आप लोग एक पार्ट इसको बोल सकते हैं, ताकि जो लोग हैं जो सड़कों पर सोते हैं उनको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रहने के लिए चीजें मिल सके। तो ये कोविड-19 के चलते भी इनके द्वारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका जो टारगेट है टोटल 72 ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसके चलते अलग अलग एरिया में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई अलग अलग फंड है, इनके टारगेट तो रखा गया इनका कि 1,16,600 के करीब घर बनाए जाए। ठीक है, पर लेकिन फिलहाल जो है जो इनका टारगेट है जो कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर ये 44,100 के करीब ये घर और अलग अलग प्रोजेक्ट चला रहे हैं। कोविड-19 के चलते भी लोगों को घर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोनों ही मिनिस्ट्री जो होती है वो निर्मला सीतारमण जो कि हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर भी है, इनके अंडर में आती है। ठीक है, अब ये क्या है साइड में, इसको बताने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट न्यूज सुननी पड़ेगी तो आप लोग समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज में अभी क्या बात की जा रही है, ये बात की जा रही है 6 अभी हमारी कंट्री में जो यहाँ पर इंडिया की जो टेंटेटिव लिस्ट में डाल दी गई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, जो 6 साइट है। आप लोग बोलेंगे 6 कहाँ से आ गई यहाँ पर, ये तो हमारी कंट्री के द्वारा प्रपोज की गई थी कि भाई साहब ये कुछ हेरिटेज साइट है हमारी, इनको यार इंटरनेशनल दर्जे में रखो। तो 9 टोटल हमारी कंट्री के द्वारा सबमिट की गई थी। ठीक है, तो जो 9 सबमिट की गई थी उसको नाम याद रखिएगा यहाँ पर, ये तो 9 सबमिट की गई थी, तो 9 में से 6 यहाँ पर इनके द्वारा अडॉप्ट कर ली गई है। तो 6 का आप लोग कम से कम नाम जरूर याद रखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। ये जो सबमिट है हमारी कंट्री में कौन करता है, ये जो साइट होती है, तो ये है हमारी कंट्री में कौन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। ठीक है, पता था ना आप लोगों को ये, हाँ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन भी कई बार आप लोग स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाते हैं एग्जाम में, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा प्रपोज किए गए यूनेस्को को, और यूनेस्को के ने 9 में से 6 साइट जो है वो अभी टेंटेटिव से एग्जाम की डेट टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है मतलब अभी। ठीक है, तो आगे फिक्स हो जाएगी, तो इसके ऊपर जब और चीजें आगे बढ़ेंगी। तो जो 6 साइट है ये आप लोग याद रखिएगा। जो पहली जो साइट है यहाँ पर, इसका नाम है यहाँ पर, एक सेकंड, पहली जो साइट है यहाँ पर ये है मराठा मिलिट्री जो आर्किटेक्चर है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये पहली साइट है। ठीक है, और अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं जिसकी साइट का मैं नाम बता रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा और ज्यादा फोकस इसके ऊपर दे लीजिएगा। दूसरी जो साइट है इसका नाम है यहाँ पर, ये है हीरे बंगाल मेगालिथिक साइट, कर्नाटका के अंदर में है। ठीक है, तो कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। ठीक है, बंगाल लिख के आप लोग बोलेंगे यार बंगाल है तो कर्नाटका है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, यह है भेड़ा घाट लंभेटा घाट, कहां पर है ये है यहाँ पर नर्मदा वैली मध्य प्रदेश के अंदर। तो अगर मध्य प्रदेश से आप लोग आते हैं तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे उत्तर प्रदेश में तो गंगा घाट, ये वाराणसी जो कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की जो है यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर बात करें तो टेंपल ऑफ जो यहाँ पर ये है कंचीपुरम। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेंपल है ये तमिलनाडु के अंदर में, एक इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो अब आप लोगों से एक क्वेश्चन में पूछूंगा, अब ये टेंटेटिव है, यानी कि इनमें से कोई भी एक साइड जो है यहाँ पर आगे हो सकता है जल्दी से जल्दी आप लोगों को लिस्ट में देखने को मिले। ठीक है, अब आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी वो साइट है जो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को लिस्ट में देखने को मिल सकती है।
चलिए गैस कीजिए, ठीक है। तो आप लोग गैस कीजिएगा, जब फाइनल ड्राफ्ट इसका सबमिट किया जाएगा, फाइनल जब डोजियर इसका सबमिट किया जाएगा, तो उस टाइम पर हम लोग देखेंगे कि जिसने भी जो सही आंसर दिया था वो सही है या फिर किसका गलत है। तो एक तरीके 6 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, पर आंसर अभी मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में इनमें से चूज किया जाएगा किसी को। तो आप लोग ये बताएंगे, उस टाइम पे देखिएगा आप लोगों ने सही आंसर दिया या फिर आप लोगों के आंसर में कोई गड़बड़ है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है थोड़ा सा, मैंने 2 वीडियो बना रखी है। एक तो ये वाली वीडियो है, ये लगभग 1,30,000 के करीब बच्चे देख चुके हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारी एक जगह इकट्ठी की है, ठीक है। अब कुछ जो साइट हैं जिनके बारे में भ्रांति चल रही थी वो एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दी गई, तो एक कंप्लीट जो वीडियो है उसमें ये अब आप लोग की वो अपडेटेड वीडियो है। तो आप लोग ये भी देखिएगा तो बहुत सारा एक ओवरव्यू मिल जाएगा, पर लेकिन लेटेस्ट अभी ये वाली अपलोड की है मैंने, तो ये वाली देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में न रहे। सर्च कर लीजिएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय वीर, तो आप लोगों के सामने वीडियो खुलकर आ जाएगी। तो क्वेश्चन बन जाता है, छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात की जा रही है तृणमूल कांग्रेस के बारे में। तो कहां की पॉलिटिकल पार्टी है यार? वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल पार्टी है। अभी क्या हो गया ऐसा, अभी यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद बनाने की बात की जा रही है। विधानसभा तो ऑलरेडी है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो विधान परिषद बनाने की बात की जा रही है। तो ऑलरेडी हमारी कंट्री में जो विधान परिषद है वो 6 राज्य में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और इसी के साथ में कर्नाटक में है। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तो होगी, क्योंकि दोनों एक ही राज्य थे, 2014 में अलग कर अलग अलग राज्य बना दिए, तो यहाँ तो होगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हिंदी में आप लोग विधान परिषद बोलते हैं, ठीक है, तो विधानसभा असेंबली, ओके। ये किस आर्टिकल के तहत यहाँ पर काम किया जाता है ये याद रखिएगा। तो आर्टिकल है 168, 168वां आर्टिकल है, जिसमें हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान परिषद को पावर देता है, परिषद को नहीं सभा को, कंफ्यूज मत होना, इसीलिए अलग अलग शब्द में बोलता हूं कई बार, ताकि एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। एग्जाम में क्या करेंगे, फटाफट स्टेटमेंट दे देंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर देता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली बना सके, उल्टी स्टेटमेंट कर दी, क्वेश्चन गलत हो गया, फिर बोलोगे भाई साहब क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, तो ऐसे हो गया। तो थोड़ा सा भी अगर ध्यान से सुनते तो क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना है 168, याद हो गया ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो 168 हो गए यहाँ पर ये। तो ये जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की जाती है, इनके द्वारा 2/3 जब ये असेंबली है 2/3 जो मेजोरिटी रहती है वो यहाँ पर ये पास करती है उसको, तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। फिर ये पार्लियामेंट में पहुंचता है, फिर पार्लियामेंट इसको नॉर्मल मेजोरिटी से पास कर देती है। तो नॉर्मली डिपेंड करता है राज्य के ऊपर, क्योंकि राज्य कोई खर्चा उठाना है यार, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो है लोग बाग जो है कई बार देखते हैं कि जैसे मान लो घर पर गए, ठीक है, तो घर पर जाकर बोलते हैं कि किसी लड़का लड़की को पसंद करता है, ठीक है, कि हमको लव मैरिज करनी है, ठीक है, तो घर वाले ही बोल देते हैं भैया तुम्हारी जिंदगी कर लो, तुम्ही को झेलना है, ठीक है, बाद में हमको मत बोलना। और अच्छा भी है ये, क्योंकि पता चला घर वालों ने शादी कर दी, फिर घर वाले इरिटेट हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा ये क्या हो रहा है, तो बोले तुमने तो शादी कराई थी, ठीक है, तो वो वाली चीज देखने को मिलती है। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, असेंबली वाली यही काम रहता है यहाँ पर कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये क्रिएट अगर कोई कर रहा है, असेंबली पार्लियामेंट हो गया, करवा देते हैं भैया पार्लियामेंट की, तुम्ही को तो झेलना है, पैसा भी तुम्ही को देना है, खर्चा भी तुम्ही को करना है, तो कर लो भैया, ठीक है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर, तो इसके बारे में एक मोटा माटी आइडिया आप लोग रख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं देखने को मिले, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर एक साइक्लोन पूरे देश में भी बारिश की बौछार लेकर आ रहा है, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई, कुछ एक अलग कंडीशन बना दी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को भी और नेवी को भी डिप्लॉय किया गया लोगों की जान बचाने के लिए। तो यहाँ पर साइक्लोन का नाम याद रखिएगा, साइक्लोन का नाम है यहाँ पर ताउते, ठीक है। तो यहाँ पर TAUKTAE, तो यहाँ पर ये बेसिकली वैसे तो ताउते बोलेंगे पर लेकिन के साइलेंट है, तो ताउते इसका नाम बोला गया है। इसका मतलब होता है छिपकली, म्यांमार के द्वारा ये नाम दिया गया है जिसका मतलब होता है छिपकली, ठीक है, म्यांमारी भाषा में। तो ये काफी लार्ज स्केल पर अभी देखने को मिला, तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया रखेगा। अभी किस लिए न्यूज में था यहाँ पर, ये फिर से न्यूज में इसलिए आ गया था, ONGC जो हमारी कंट्री में एक कंपनी है, तो उसके द्वारा अपना जो तेल निकाला जाता है, कई सारे और काम किए जाते हैं प्रोजेक्ट, तो उनके लिए ये साइक्लोन की वार्निंग के चलते चलते भी लोगों को भेज दिया गया वहां पर काम करने के लिए। तो अब फिर उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उनको बचाने के लिए, कंडीशन खराब हो गई, तो यानी कि एक तरीके से लोगों की जान को खतरे में डाल दिया गया, तो जिसके चलते न्यूज में था, ठीक है। तो बेसिक है, इसके बारे में आप लोग हल्का हल्का याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काफी मुश्किल से चीजें हो गई, तो ये है, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल वाली न्यूज है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है KK अग्रवाल, ये 62 ईयर की एज में रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसको आप लोग IM में बोलते हैं, उसके साथ में ये कनेक्टेड थे। तो KK अग्रवाल साहब जो है रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, तो वो यहाँ पर इनके साथ में कनेक्ट थे। इसी के साथ में एक इंडियन फिजिशियन थे और कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि हार्ट विशेषज्ञ आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, तो
तो ये थे यहाँ पर, और प्रेसिडेंट ऑफ यहाँ पर ये बेसिकली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी रहे हैं। इनको पद्मश्री मिला 2010 में। और डॉक्टर जो BC रॉय अवार्ड है, जो कि हाईएस्ट इंडियन अवार्ड है यहाँ पर मेडिकल की कैटेगरी में। जैसे सिविलियन कैटेगरी में आप लोग भारत रत्न बोलते हैं ना, सबसे बड़ा कौन सा है, भारत रत्न, ठीक है। तो उसी तरीके से मेडिकल की भाषा में अगर आप लोग बोलेंगे तो BC रॉय अवार्ड है, जो कि भारत रत्न बोल सकते हैं आप लोग मेडिकल के फील्ड का, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा इनको। तो ये KK अग्रवाल साहब को मिला हुआ था, जो कि रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, और पर्सनैलिटी आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर बात की जा रही है एक एक्टिविस्ट के बारे में। ये शॉर्ट न्यूज है, फिर डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर किन के बारे में, ये है यहाँ पर रंजना नरूला। तो रंजना जो नरूला है यहाँ पर, इनकी भी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, और सबको कोविड-19 अपनी चपेट में ले रहा है, जिसकी एज हो चुकी है। तो कमिटी जो है यहाँ पर इनके द्वारा, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, तो उसकी भी मेंबर रही है। इसी के साथ में यहाँ पर इनके द्वारा जो पर्टिकुलर कुछ मंथ तक, ठीक है, जो ये बीमार रही यहाँ पर, ये यहाँ पर क्रोहन, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोहन, तो ये डिजीज है यहाँ पर, इसकी वजह से भी यहाँ पर देखें, नॉर्मल किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई और बीमारी है लीवर की, तो ये क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये बीमारी उनको अच्छे से चपेट में ले रही है, जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत देखने को मिल जा रही है। तो ये इसकी वजह से अनवेल हो जा रहा है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन के साथ में कनेक्ट रही, तो वुमेन इंपावरमेंट के लिए इनके द्वारा काफी काम किया गया। तो ये भी हमारे बीच में अब नहीं रही है। तो ये एक दुखद घटना है। तो एक पर्सन स्पेसिफिक न्यूज आप लोगों से एग्जाम में पूछी भी जाए, तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आइए अब बढ़ता हूं आगे। ओके, इंटरनेशनल न्यूज है यहाँ पर, ये इसके बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के बारे में। अब आप लोग बोलोगे ये क्या होता है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा सुनिएगा। ये है एक पर्टिकुलर रिपोर्ट, तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, इसका मतलब ये कि हमारी कंट्री से अगर कोई बाहर जा रहा है या फिर दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो वर्ल्ड बैंक है, तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ तैयार करता है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक। तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, तो फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से बना, तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो याद रखना है वर्ल्ड बैंक, याद हो गया, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम क्या करता है, ये बताता है कि हमारी कंट्री से लोग बाहर कहाँ गए हुए हैं, वो पैसा अगर हमारी कंट्री भेज रहे हैं या दूसरी कंट्री में लोग बाहर से पैसा कौन कौन भेज रहे हैं, तो रेमिटेंस के बारे में एक एनालिसिस करता है। इसके द्वारा ये बोला गया कि रेमिटेंस जो है अभी हमारी कंट्री में अभी फिलहाल ज्यादा कम नहीं हुआ है कोविड-19 के चलते हुए भी। तो इंडिया के अंदर जो है यहाँ पर, जो इंडिया जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो अचीव करने वाली कंट्री बनी। वो कैसे यार, हमारी कंट्री के जो लोग हैं ना, मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग बोलिए तो दुनिया को हमारी ही कंट्री चला रही है, ठीक है। तो हमारी कंट्री के लोग ही दुनिया को चला रहे हैं। तो रेमिटेंस जो है यहाँ पर वो होता है, बाहर अगर आप लोग जाते हैं, कल को मान लीजिए आप लोग USA चले गए, जापान चले गए, पैसा कमाया वहां से, अपने कंट्री में पैसा भेज दिया घर वालों के पास में, तो ये रेमिटेंस हो गया एक तरीके से। तो रेमिटेंस सबसे ज्यादा इंडियन भेजते हैं अपने देश में, क्योंकि हमारी कंट्री वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और हमारी कंट्री के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं। अगर बात करें 2020 में हमारी कंट्री को $83 बिलियन रेमिटेंस मिला। अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए 170 से, अगर रुपये में आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो रेमिटेंस है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारे द्वारा भेजा गया। 2019 में ये 83.3 था, यानी कि ज्यादा नहीं घटा है, ओनली 0.3 जो मिलियन हमारा बिलियन डॉलर कम हुआ है, बाकी ऐसा का ऐसा ही है। तो आप लोग बोलेंगे यार कोविड-19 ने तो सब कुछ बर्बाद करके रखा पिछले एक साल से, तो फिर ये कैसे बढ़ गया? तो इसका रीजन है, रीजन क्या है? देखिए नॉर्मली हमारी कंट्री जो है वहां पर जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से काफी लार्ज स्केल पर रेमिटेंस आता था, वो रेमिटेंस थोड़ा घट गया। पर लेकिन USA के अंदर या फिर दूसरी कई सारी होस्ट कंट्री हैं, उनके अंदर जो है फिलहाल इकोनॉमी जो है वो अपने पैटर्न में आ गई, जिसके चलते अच्छे से पैसा यहाँ से भेज पा रहे हैं, तो रेमिटेंस फिर से अच्छा खासा बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इसकी वजह से एक अच्छी चीज हो रही है, ठीक है। तो यानी कि हमारी कंट्री वर्ल्ड में टॉप पर है, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है मैक्सिको, चौथे नंबर पर है फिलीपीन, पांचवें नंबर पर है इजिप्ट, छठे पर है पाकिस्तान भी, ठीक है, सातवें पर फ्रांस हो गया और आठवें पर है बांग्लादेश। तो यहाँ पर ये वो कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा रेमिटेंस आ रहा है। बांग्लादेश से ज्यादा रेमिटेंस फ्रांस में आता है, तो फ्रांस के भी बहुत सारे लोग जो है इधर उधर लगे हुए हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो कहां से ज्यादा पैसा आ रहा है, तो कहां पे ज्यादा पैसा जा रहा है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए। तो रेमिटेंस समझ में आ गया आप लोगों को कि कोई होम कंट्री में अपने घर कोई पैसा भेज रहा है, तो ये रेमिटेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर, ओके। अभी यहाँ पर अगर बात करें कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो रेमिटेंस जो सबसे ज्यादा जा रहा है किसी कंट्री में, तो वो है यूएसए से 68 बिलियन ये रेमिटेंस गया। दूसरे नंबर पर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तीसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया, चौथे नंबर पर स्विट्जरलैंड, जर्मनी और चाइना। तो ये वो कंट्री है जहां से रेमिटेंस जा रहा है सबसे ज्यादा। आ रहा है कहां पर? इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ऐसी कंट्री में आ रहा है। जा रहा है कहां पर सबसे ज्यादा? तो जा रहा है यहाँ पर यूएसए हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और चाइना। तो यहाँ से जा रहा है, तो पैसा आ रहा है तो कहीं जा रहा है।
तो इसके बारे में याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। तो वर्ल्ड बैंक जो था ये क्रिएट किया गया था 1944 में, ठीक है, क्रिएट किया गया था वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक को यहाँ पर आप लोगों ने सुना भी होगा, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पर क्रिएट किया गया, ठीक है, जिस तरीके से जिसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IRBD आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, IMF हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। टोटल मिलाकर 189 मेंबर है वर्ल्ड बैंक के अंदर में, तो इंडिया भी एक मेंबर है। तो इंडिया में जो यहाँ पर रेमिटेंस आ रहा है जा रहा है, तो सबका ये ध्यान रखते हैं और फिर बताते हैं सबके बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा जो बताने जा रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कई सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? आप लोगों को पता है ये? चलिए एक बार आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोगों को बताता हूँ किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। हाँ, इसी तरीके से सही आंसर देना है, ठीक है। सारी की सारी जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। और एक और ऐड हो गई इसमें, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, तो ये किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से एग्जाम में, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो अच्छे से आंसर आप लोग दे पाएंगे। कुछ रीजन भी दिए गए जो रेमिटेंस जो है वो ऐसे फ्लो कैसे होता रहा। तो फिस्कल स्टिमुलस देखने को मिला कई सारी कंट्री में, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है होस्ट कंट्री जहां से पैसा आया उनकी अच्छी होगी, जैसे यूएसए के अंदर में, तो चीजें अच्छी होगी। डिजिटल चीजें हो रही हैं आज की डेट में, आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन दुनिया भर के जो लोग हैं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको इससे कुछ ना कुछ रिवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। तो उसके चलते उनकी जो खर्चे हैं वो निकलते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आसानी से यहाँ पर इंसान की अर्निंग जो है वो आसानी से क्रिएट कर पा रहा है आज की डेट में। घर पे बैठे आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग घर में अगर कोई प्रोडक्ट बनाना जानते हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों को चटाई के बारे में बात करूंगा, ये जो चटाई बनाई जा रही है योगा मैट, तो ये घर पर बना रखा है, ऑनलाइन अपना बेचना स्टार्ट कर दो इसको, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फायदे हैं। इसी के साथ में जो यहाँ पर जो ऑयल प्राइस है उसकी जो करेंसी एक्सचेंज है उसमें भी कई सारे चेंज रेट नजर आते हैं, तो ये भी ऑल ओवर वर्ल्ड में इंपैक्ट डालता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या जा रहा है और कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहा है। बाकी ये कुछ मोटा माटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने हो गई, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन डेवलपमेंट जो ब्रीफ है, ये जो रिपोर्ट है ये आप लोग याद रखिएगा, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा तो तैयार की जाती है, पर लेकिन जो प्रिपेयर किया जाता है यहाँ पर ये माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट डेवलपमेंट इकोनॉमी, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के अंडर में आती है, वो है मेन जो इसको प्रिपेयर करने वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं कहाँ पर कोई माइग्रेंट जा रहा है, ये सारी चीजें, और ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट किया जाए इसका, तो ये जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, प्रोड्यूस की जाती है ट्वाइस ए ईयर, ठीक है, यानी कि 6 महीने बाद ये देखते हैं कहाँ पर कौन कौन लोग जा रहा है और क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो साल में 2 बार प्रस्तुत की जाती है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो ये जो न्यूज है ये एक नेशनल न्यूज है। तो नेशनल के बारे में क्या क्या बात की जा रही है इसको समझते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा यहाँ पर एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है पीएम किसान। पीएम किसान का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो यहाँ पर पीएम किसान का नाम इसको दे दिया गया। तो पीएम किसान यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये उनके द्वारा पैसे देने की बात की गई थी किसानों को इंस्टॉलमेंट के तौर पर, ठीक है। तो हर साल यहाँ पर ये 6,000 रुपए देने की बात की गई थी। तो अभी यहाँ पर उनकी इंस्टॉलमेंट जा रही है किसानों को, तो 8th इंस्टॉलमेंट अभी यहाँ पर दी जा रही है किसानों को, ताकि उनकी जो चीजें हैं वो प्रॉपर वे में चलती रहे। तो 2019 में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, अभी यहाँ पर ये कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पर ये 6,000 जो रुपये किसानों को जाएंगे, पूरे साल के हैं 6,000, यानी कि 500 रुपये महीना एक किसान को दिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो 3 इक्वल स्टेट जो इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 2-2 हजार की जो इंस्टॉलमेंट है वो साल में 3 बार दी जा रही है। तो 6,000 रुपये किसानों के पास पहुंच रहे हैं। तो ऑल जो लैंड होल्डिंग जो फार्मर है इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ लैंड, तो सबको यहाँ पर ये दी जा रही है स्कीम, सबको कवर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि कैसी स्कीम है? लॉन्च की गई थी 2019 में, आप लोगों को पता है इलेक्शन थे तो उससे पहले इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर सब अपना अपना लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। तो कांग्रेस ने कुछ बोला, बीजेपी ने कुछ बोला, सब पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कुछ ना कुछ हथकंडे ला रहे थे। तो उसी में ये स्कीम भी यहाँ पर निकल कर आई थी उस टाइम पर, ठीक है। हालांकि कई सारे लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया था कि 6,000 रुपये में क्या हो गया यार किसान का, ठीक है, खेतों में खाद डालने का काम नहीं हो पाएगा, कुछ भी काम इससे नहीं होगा, 6,000 रुपये पूरे साल के। तो बोला गया था 6,000 रुपये कम से कम महीने के मिले तो चीजें थोड़ी कुछ हो सकती हैं। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट तो चीज यहाँ पर ये कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहाँ सारा पैसा जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम,
वो स्कीम होती है जहां पर सेंटर और स्टेट जो होते हैं वो मिलकर काम करते हैं कि कुछ पैसा तुम दो, कुछ पैसा हम देते हैं, ठीक है। तो नहीं कि कुछ तुम चलो कुछ हम चलो, मिलकर रास्ता कट जाएगा। तो 100% ये सेंटर की स्कीम है, यानी कि स्टेट को कोई झंझट ही नहीं है। स्टेट को क्या झंझट है वो भी बताऊंगा, पहले ये बताइए कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको इंप्लीमेंट कर रही है। पता था ना आप लोगों को? हाँ बिल्कुल सही, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें, स्टेट की ओनली इतनी झंझट है कि उनको बेनिफिशियरी देखने हैं आपने, ये किस किसान को कौन सी जो फैमिली है किस तक ये पैसा पहुंचना है। तो ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इसको देखेगी और पैसा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा ये रहता है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है जिनकी दुनियादारी काफी खराब चल रही है तो उन तक पैसा पहुंचाया जा सके। और इसी के साथ में जो यहाँ पर एक तरीके से जो बेसिकली एक होने रहता है कि पर्टिकुलर एक जो मनी लेंडर है या फिर कोई ऐसा कि एक तरीके से कोई साहूकार है और ये गरीब किसान है, वो यहाँ पर उसके पास में रोजी रोटी नहीं चल रही है, खेतों में गेहूं लगाने बीज भी नहीं है उसके पास में, एक पर्टिकुलर मनी लेंडर के पास गया। मनी लेंडर मतलब जो पैसा देने वाला होता है, कोई बड़ा किसान होगा या फिर कोई धन्ना सेठ होगा, उसे पैसा लेगा जाकर। मान लीजिए पैसा नॉर्मली 3 रुपए के ब्याज से मिलना चाहिए, वो इसको 5 रुपए या फिर 6 रुपए के ब्याज से देगा, डबल ब्याज पर। तो बेचारे को लेना पड़ता है, उसके चक्कर में पड़ जाता है, चक्रवृद्धि इसके ऊपर ये एक चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है इसके ऊपर। तो इसकी जो आने वाली जो पुरखे हैं, जो आने वाली इसकी जनरेशन है, वो भी इनकी जो चपेट में आ जाते हैं। तो कई बार बंधुआ मजदूर भी बन जाते थे पुराने टाइम पे इस चीज को लेकर। तो ये सारी चीजें रोकने की कोशिश की जाती है। तो इसी के चलते ऐसी स्कीम चलाई जाती है ताकि किसान जो है वो किसी के कंट्रोल में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद न करे किसी और रीजन की वजह से। पीएम किसान जो मोबाइल ऐप है, अगर यहाँ पर बात करें तो ये मोबाइल ऐप यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डिजाइन किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। कंफ्यूज आना मत, यहाँ पर जो फार्मर जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर तो इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, यहाँ पर मैं ऐप बनाने वाली बेसिकली बात कर रहा हूँ। ऐप बनाया गया यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, तो NIC के द्वारा ऐप बनाया गया है। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इस ऐप को यहाँ पर बेसिकली इंप्लीमेंट कर, बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो इस ऐप को यहाँ पर जो एक बनाने वाली जो मिनिस्ट्री है वो ये है, ये याद रखना। फार्मर जो है यहाँ पर ये अपना एप्लीकेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, स्टेटस अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या आधार कार्ड इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ करेक्शन करवाना है तो उसको कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट बैंक में जा रही है उसका डिटेल रख सकते हैं कि भैया पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो ये कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पैसा प्रॉपर पहुंचना चाहिए, यानी कि पैसा है किसी का और जा कोई और है, मजा कोई और ले रहा है, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये थी ये पर्टिकुलर न्यूज, ठीक है। कोई भी डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ओके। काफी प्यारी और इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर बात की जा रही है। आसाम के अंदर 6 लड़कियां जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो गई बेचारी, उनको लगा यार ऐसे कैसे काम चलेगा, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। और वो कौन है? आप लोगों ने सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो फिशिंग कम्युनिटी, यानी कि जिनकी जो रोजी रोटी थी वो फिश यानी कि मछली पालन के ऊपर थी, उनकी रोजी रोटी खत्म होने लगी यहाँ पर। किसकी वजह से? आप लोगों ने कई बार इसका नाम सुना होगा, नॉर्मल भाषा में इसको जलकुंभी बोला जाता है, ठीक है, तो इसको जलकुंभी के नाम से भी जानते हैं। और वैसे इसको यहाँ पर हायासिंथ के नाम से भी इसको जाना जाता है इंग्लिश में। और जो लोकल लैंग्वेज में कई बार इसको समुद्र सोख का भी नाम देते हैं। समुद्र सोख यानी कि समुद्र को सोखने वाला, यानी कि पूरा का पूरा पानी सोखने वाला। तो ये एक ऐसा पेड़ पौधे होते हैं जो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये बेसिकली जहां पर भी उगते हैं ना, ये पूरे एरिया में फैल जाते हैं। ये तो पूरे एरिया को अपनी चपेट में ले लेते हैं। इवन इतना बर्बाद कर देते हैं चीजों को कि इसके अंदर कोई मछली भी नहीं पनप पाती है, क्योंकि मछली कैसे पनपेगी जब ऊपर ये आ जाएंगे, पानी दुनिया भर का ये पीते हैं। और इसके नीचे जो रहता है बेसिकली, नीचे अगर कोई मछली है, कोई दूसरा जीव जंतु है, वो मरकर अपना भी वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो इसके चलते पानी भी उसका खत्म हो जाएगा, पानी को भी सोख जाएंगे। तो इसलिए ये इन्वायरमेंट के लिए सही चीज नहीं है, तो इनको रोकने की कोशिश की जाती है। इनकी जड़ें जो होती है इस तरीके से फैली रहती हैं और ये ऊपर बिल्कुल इतना फैल जाते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर बिल्कुल कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतने लार्ज स्केल पर ये यहाँ पर पनप जाते हैं। तो इसके चलते अगर कोई मछली पालने वाला कोई पर्टिकुलर एरिया है उसमें गलती से आ गई तो समझो बर्बादी हो गई उनकी। तो यहाँ पर अभी 6 आसाम की लड़कियां थी जो कि फिशर कम्युनिटी से आती थी। अब उनको लगा यार कुछ करना पड़ेगा, तो उनके द्वारा यहाँ पर मोरहन योगा मैट बनाया गया इस जलकुंभी से, इस जो यहाँ पर हाइसिंथ से या फिर समुद्र सोख से। तो उसके चलते ये न्यूज में आ गया। जो यहाँ पर मोरहन योगा मैट है, इसका जो नाम रखा गया यहाँ पर, यह है बेसिकली कैम सुरोई, जिसकी पर्पल मोरहन, ये एक बर्ड है जो कि यहाँ पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसके नाम पर इस मैट का नाम रखा गया है। और ये दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जा रही है। तो आप लोगों से कोई पूछे दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये भी आसाम के अंदर ही है। बोलता हूँ ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब मछली नहीं हो पा रही है तो बेचारों को इनको दिक्कत होने लगी, तो इन्होंने सोचा कुछ ना कुछ और देखना पड़ेगा। तो इनके द्वारा इससे मैट, योगा मैट बनाने स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है।
पिक्चर आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखते हैं ऐसा योगा मैट इनके द्वारा बनाया जा रहा है जो कि काफी अच्छा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो ये योगा मैट यहाँ पर बुनना इनके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया। तो ये जो योगा मैट है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट, इससे मैंने आप लोगों को बताया, एक तो ये हाथ से बनाया जा रहा है, दूसरा 100% बायोडिग्रेडेबल है, कंपोजिशेबल है एक तरीके से, ठीक है। उसी के साथ में ये जो वाटर हाइसिंथ जलकुंभी से डेवलप किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एक्वेटिक जो यहाँ पर बात करें जो इंप्रूव करेगा एक्वेटिक सिस्टम, यानी कि जहां पर पानी, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको निकाल लिया गया तो पानी रहेगा, जीव जंतु उसके अंदर रहेंगे, तो वाटर जो हाइसिंथ है उसको अगर रिमूव करके बनाया जाता है तो इस एरिया में काफी ज्यादा फायदा ये पहुंचाता हुआ नजर आएगा। और क्या क्या फायदे हो सकते हैं आप लोग समझिएगा, ये सस्टेनेबल प्रोड्यूस कर पाएंगे यहाँ पर, जो कम्युनिटी को इंगेज भी यहाँ पर रख पाएंगे, जो ऐसी कोई चीजें होती हैं, लाइवलीहुड क्रिएट करेंगे, इंडिजिनस जो कम्युनिटी है अपने लोकल एरिया में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है फिर मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं। और आज के में तो सब कुछ ऑनलाइन मिलता है यार, अपनी कोई भी दुकान आप लोग ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं जरा सी देर में। तो ये और भी एक अच्छी बात अभी यहाँ पर हो जाती है कि कोई ज्यादा दूर जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती है यहाँ पर ये। और खासकर अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के लिए एक है पर्टिकुलर एक जो यहाँ पर इनिशिएटिव है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा NECTAR, ठीक है। नहीं सुना, चलिए कोई नहीं, तो सुना देते हैं, टेंशन की क्या बात है, ओके। तो यहाँ पर बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। तो ये नेक्टर का नाम इसको दिया गया। तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में कैसे टेक्नोलॉजी को हम लोग बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से वहां पर चीजों को यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये एक टेक्नोलॉजी है जिसे जल कुंभी से हम लोग ये बना रहे हैं इस तरीके का मैट। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। जो यहाँ पर वाइटर जो हाइसिंथ है यहाँ पर ये एक तरीके की यहाँ पर फ्लोटिंग यानी कि पानी के ऊपर तैरने वाली चीज है। ऑक्सीजन लेवल भी वाटर का काफी कम कर देती है, यहाँ पर ये इतना लार्ज स्केल पर ऑक्सीजन पीती है, ठीक है। डैमेज कर देती है वाटर की क्वालिटी को, इसी के साथ में रिड्यूस कर देती है फिश प्रोडक्शन, यानी कि मछली पालन नहीं हो पाएगा वहां पर, कोई क्रॉप आप लोगों को एक्वेटिक जो क्रॉप है वो नहीं देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो ये इंक्रीज कर देती है कई सारे डिजीज भी मॉस्किटो की वजह से, क्योंकि इसके अंदर मच्छर जनित बीमारी फैलने लगती है। तो इसको कई बार जो है रेफर किया जाता है टेरर ऑफ बंगाल। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में, सोचिए एक मिनट, वीडियो को पॉज करके और नीचे अपना आंसर दीजिए कि टेरर ऑफ बंगाल इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है, फिर आप लोग समझ पाएंगे। तो टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी इसको जाना जाता है, अभी बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिएगा। दीपोर झील जो है ये रामसर साइट है, नवंबर 2002 में इसको रामसर की कैटेगरी में डाला गया। रामसर क्या है, ईरान के अंदर एक सिटी है जहां पर एक कन्वेंशन हुआ कि जो भी ऐसी लेक वगैरह है कैसे उसको प्रिजर्व करना है, तो यहां से इसका नाम रामसर साइट निकल के आया, ठीक है। इन जो इंपोर्टेंस है बर्ड एरिया के लिए भी यहाँ पर, तो इसलिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसी के साथ में ये वाटर स्टोरेज का बेसिन भी है गुवाहाटी सिटी के लिए। तो ये बेसिक बातें हैं। अब बात करते हैं बंगाल टेरर क्यों बोला जाता है। बंगाल एक हमारी कंट्री में बेसिकली एक ऐसा राज्य है जहां पर मछली जो है काफी चाव से खाई जाती है लोगों के द्वारा, पर लेकिन अगर कहीं पर मछली उगाई जा रही है तो वहां पर अगर जलकुंभी होगी तो मछली उगाने जो मछली पालन का कोई काम ही नहीं रहेगा, वहां पर एकदम बर्बाद हो जाएंगी चीजें। तो इसके चलते जो बंगाल के अंदर जो मछली जो प्यार किया जाता है मछली से खाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला गया बहुत लार्ज स्केल पर, जहां पर भी जलकुंभी होगी। तो इसलिए इसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में रहता है। तो बंगाल टेरर अगर पूछे किस पेड़ को बोल देते हैं तो जलकुंभी को बंगाल टेरर के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो है ना इंटरेस्टिंग ये न्यूज, पर लेकिन काफी ज्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाले लोकल एरिया पे। तो इंटरेस्टिंग है पर लेकिन खतरनाक है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो न्यूज है ये बात की जा रही है इन्वेसिव रेड ईयर्ड ये स्लाइडर के बारे में। आप लोग देखते हैं इसके जो कान है यहाँ पर ये कछुए के, ये लाल कान है और काफी फिसलने वाला कछुआ है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये जो है ये अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए होता क्या है, नॉर्मली तो एक छोटा साइज का रहता है, तो लोग इसे जो एक्वेरियम रहता है घर पे बेसिकली कई बार इसको पाल लेते हैं वहां पर, ठीक है। तो चीजें क्या है बेसिकली यहाँ पर, चीजें यहाँ पर ये है कि ये फिलहाल ये हमारे इन्वायरमेंट में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, पर लेकिन ये खतरनाक क्या है, काफी लार्ज स्केल पर ये बढ़ता है और इसके चलते जो लोकल एरिया के कछुए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है, उनका घास वगैरह सब खा जाता है, जब्त कर जाता है। तो लोकल एरिया के कछुओं को कुछ नहीं मिलता है और ये बहुत जल्दी मतलब मात्रा में बच्चे पैदा करते हैं। तो इसके चलते लोकल जो स्पीसीज है वो खतरे में आ गई है नॉर्थ ईस्ट के एरिया में। इसके ऊपर ही एक रिसर्च की गई है। अभी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में 72% जो टर्टल यहाँ पर टोटोइज हैं, ठीक है, मोर देन होम जो स्पीसीज है, तो ये अगर इंट्रोड्यूस वहां पर किए जा रहे हैं तो ये काफी लार्ज स्केल पर क्वांटिटी में बढ़ रहे हैं। नॉर्मल तो वो इतने नहीं बढ़ते हैं, ये बढ़ रहे हैं। ये थे कहाँ पर वैसे, ये थे यूएसए के अंदर और नॉर्थ मैक्सिको के अंदर, तो वहां के माहौल के हिसाब से पैदा हुए, पर लेकिन अभी यहाँ पर लाकर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो यहाँ पर ये नुकसान पहुंचा रहे हैं।
इनको यहाँ पर ट्रैकेमी स्क्रिप्ट एलिगेंस के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। तो TSE याद रखेगा, ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। रेड ईयर, कान इनके लाल है, धारीदार है इनकी, इसलिए यहाँ पर ये आप लोगों को इनकी स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। उसी के नाम पर यहाँ पर इनका रेड ईयर स्लाइडर इसका नाम रखा गया है, जो कि अभी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ और बातें करें, यहाँ पर पॉपुलर पेट है, लोग इनको पालते हैं क्योंकि तो छोटे साइज में इजी मेंटेन कर सकते हैं इनको, और इनकी जो खर्चा है वो भी काफी कम है, लो कॉस्ट पर इनको ले आते हैं, ठीक है। पर लेकिन रीजन क्या है कंसर्न का, ये इन्वेसिव स्पीसीज बन चुकी है, यानी कि जिस एरिया में ये पैदा होती है तो उस एरिया में ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं, काफी कुछ वहां का खत्म कर देती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से उन लोकल एरिया की स्पीसीज के लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं। Catch-22 सिचुएशन हो गई है, वो क्या है, लोग पालते हैं, इनके साथ में इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, पर लेकिन रियलिटी में नुकसान पहुंचा रही है तो लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसकी वजह से इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि यार ये गलत है, इससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। पर लेकिन लोग जो है वो इमोशनली अगर कनेक्ट हो गए तो फिर वो इसको नहीं छोड़ते हैं। इंपैक्ट डाल रहा है ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर भी। ये जो स्पीसीज है इसके अंदर टॉक्सिक कंटेंट पाए जाते हैं, तो अगर कोई इसको खाता है नॉर्मली कछुए को, तो इंसान को कई सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप लोग अगर थोड़े से लंबे समय से जुड़े हुए हैं SLV आर्मी के साथ में, तो आप लोगों को पता होगा, मैंने एक मेंढक के बारे में बताई गई थी, इसको इंडियन बुल्फ, इसको बुलफोक के नाम से जानते हैं। ये भी काफी खतरनाक है, लोकल एरिया के लिए कुछ नहीं छोड़ता है ये। तो ये भी एक इसी तरह की स्पीसीज है जो कि हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये खतरनाक देखने को, साइज भी वैसा है इसका, कुछ ऐसा, ये जब सांस लेता है, कुछ टटर करता है तो कुछ ऐसा सामने निकल कर आता है इसका, ठीक है। तो सर्च कीजिएगा एक बार गूगल पे जाकर, फिर 2-4 पिक्चर और देख लीजिएगा, आप लोगों को मनोरंजन हो जाएगा इसको लेकर, और वीडियोस देखने तो वो भी देख लेना, और ज़्यादा मनोरंजन हो जाएगा। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। यहाँ पर बात की जा रही है साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस और टेक्नोलॉजी की जो न्यूज़ है ये है डेंगू के बारे में। मच्छर जनित बीमारी जो फैलाई जाती है तो कई सारे केसेस बढ़ जाते हैं जैसे बारिश आती है। तो इस बीमारी के बारे में कुछ बातें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या है यहाँ पर ये। तो मल्टीपल जो यहाँ पर जो सिटीज़ हैं उनके द्वारा हाईएस्ट नंबर ऑफ डेंगू केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं जैसे ही मौसम चेंज होता है बारिश वाला। तो मॉस्किटो बोर्न ये ट्रॉपिकल डिजीज है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप लोगों ने देखी है, जो अर्थ के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलती है। ऊपर कैंसर हो गया, नीचे कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। तो इसके चलते इस एरिया में ये देखने को मिलती है, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है तो वहां पर ये जनित हो जाती है। डेंगू जो वायरस है यहाँ पर ये जीनस फैलाविरिस जो बेसिकली फैमिली है उसका देखने को मिलेगा, और ये ट्रांसमिट किया जाता है सेवरल जो स्पीसीज है मॉस्किटो की विद इन द जो यहाँ पर जीनस जो एंडीज है। तो प्रिंसिपली जो एंडीज एजिप्टी है आप लोगों को देखने को मिलेगा। मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार में 4-5 जो एक तरीके से बच्चे पैदा हो गए। अब कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो काफी ज्यादा, उन्हें कहते हैं काफी ज्यादा चंचल होगा, काफी ज्यादा नटखट होगा, वो पूरे परिवार के नाक में दम करके रखता है, ठीक है। कभी किसी को मार के आ गया, कभी कुछ करके आ गया। तो ये एंडीज जो इजिप्टी हैं आप लोग इनको ऐसे देख सकते हैं कि ऐसी हरकतें करता है। चिकनगुनिया भी इसी की वजह से होता है, येलो फीवर होता है, जीका जो इन्फेक्शन होता है वो भी यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर इसकी वजह से आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर देखने को मिलेगा, सर में दर्द होगा, आंखें लाल रेड दिखनी, जॉइंट पेन, वही सारी मसल पेन, तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये देखिए आप लोगों से पूछा कोई ये कैसी बीमारी है, तो ये मच्छर जनित बीमारी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो ब्लड टेस्ट के थ्रू इसका पता चलता है, पर लेकिन कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है इसकी। ये जो है बेसिकली उन्हें कि टेस्ट कर करके जो भी मिलती है ठीक ठाक से उसी को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। एक है यहाँ पर जिसका नाम है जिसका नाम है डेंगुवैक्सिया, ठीक है। तो CYDTDV के नाम से भी जानते हैं बेसिकली, डेंगुवैक्सिया, ठीक है। तो ये जो दवाई है यहाँ पर डेंगुवैक्सिया वो कई बार यूज की जाती है कि ठीक करने के लिए, पर लेकिन प्रॉपर वे में अभी यहाँ पर देखा जाए तो यही एक अप्रूव्ड जो USA का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा अप्रूव की गई है ये एक दवाई, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखते हैं, लिखा भी है मैंने, ठीक है। ये जो बीमारी है वैसे तो कोई प्रॉपर दवाई नहीं है, पर ये दवाई अभी निकल कर आई जो USA के द्वारा ये सामने लाई गई। तो वर्ल्ड मॉस्किटो जो प्रोग्राम है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्फेक्टेड, ये बेसिकली विद यहाँ पर एक है वुल बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया है जो सक्सेसफुल कंट्रोल जो यहाँ पर किया गया, कहाँ पर, इंडोनेशिया के अंदर में। तो देखिए एफर्ट लगाने से चीजें तो होती हैं, पर लेकिन कितनी जल्दी होती हैं वो समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है ये इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। अब इकोनॉमी के बारे में क्या है, एडवांस केमिस्ट्री सेल के बारे में बात की जा रही है। ये बेसिकली क्या है, अभी हमारी कंट्री बैटरी की गाड़ी लाने की बात की जा रही है, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट है नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। तो इसके चलते हम लोग काफी कुछ कर पाएंगे अपनी कंट्री में। तो एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज जो है रिड्यूस करेगा, इंपोर्ट यानी कि बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के चलते जो कंपनीज है उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से PLI स्कीम है, इनके प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर में।
और अपनी कंट्री की भी कंपनी को और बाहर की कंट्री की भी कंपनी को हम लोग यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि हमारी कंट्री में आकर वो कोई प्लांट वगैरह एस्टेब्लिश कर सके, ताकि हमारी कंट्री में इनका प्रोडक्शन बढ़ सके। ठीक है, तो ये इसका बेसिक पर्पज है। तो फॉरेन की कंट्री भी हमारी कंट्री में है और अपनी कंट्री तो करे ही काम, तो दोनों ही तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है। एडवांस केमिस्ट्री जो सेल है यहाँ पर, ये न्यू जनरेशन एडवांस जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी से देखने को मिलेगी, जो कि कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को, ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, इसी के साथ में कंज्यूमर जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसमें ये फायदा पहुंचाएगी, यहाँ पर इनको यूज किया जा सकता है। बेनिफिट और क्या देखने को मिलेंगे, ये क्रिएट करेगी हमारी कंट्री के अंदर में बैटरी स्टोरेज, अपनी खुद की कंट्री के अंदर में। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के तहत काम करेंगे। इसी के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है वो पूरी करेंगे, तो लेस पोल्यूशन देखने को मिलेगा, ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा, तो एनवायरमेंट को फायदा होगा। इंडिया का जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो कम होगा काफी लार्ज स्केल पर, और 20,000 करोड़ के करीब एवरी ईयर जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं उसमें कमी आएगी, बाहर से हम लोग नहीं खरीदेंगे। ठीक है, इसी के साथ में रिसर्च और डेवलपमेंट हम लोग करेंगे और प्रमोट करेंगे नई नई टेक्नोलॉजी इसी के फील्ड में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं अगर अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट करें। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो भी पढ़ा है बिल्कुल माइंड में अगर क्लियर रहेगा तो फिर अच्छे से आंसर आप लोग दे पाएंगे। ओके, आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे देखें, आप लोगों ने अच्छे से समझा इनको, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये डे हम लोगों ने देखे, आप लोगों के सामने थी यहाँ पर कुछ जो छोटी छोटी न्यूज़ थी यहाँ पर, ये वीडियो जरूर देख लेना अगर अब तक नहीं देखी है। ठीक है, अगर देखी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रिवीजन भी आप लोग कर सकते हैं। और देखिए, जब कोई पुरानी वीडियो आप लोग देखते हैं ना, उसके नीचे डन लिख दिया करो जाकर, DF डन, ताकि मुझे भी पता चलता रहे। जैसे पॉलिटी की कई सारे बच्चे वीडियो रिवीजन करने उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो कई सारे बच्चे जाकर डन लिखते हैं, तो उससे मुझे आइडिया देता है। मतलब आप लोगों ने कोई वीडियो देखी, देखकर चले गए, मुझे पता ही नहीं चला, तो अगर उसके नीचे कोई कमेंट आप लोग कर देंगे तो मुझे पता रहेगा, क्योंकि सारे कमेंट जो है मुझे एक जगह इकट्ठे दिख जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो जिसकी वजह से चीजें देखने को मिलती है। ओके, तो इसके बारे में एक आइडिया रखिएगा। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये चीजें हम लोगों ने समझी, जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों ने होना चाहिए। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज देखिए, हम लोगों ने माइग्रेशन रिपोर्ट के बारे में डिटेल में समझा बिल्कुल अच्छे से। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने PM किसान के बारे में जानना पूरे डिटेल में। स्टेट न्यूज में हम लोगों ने जलकुंभी है ये समझी, और ये जो चटाई है कौन कौन लेने वाला है, मैट मैं तो लेने वाला हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो ये इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो ये पर्टिकुलर जो कछुआ और ये मेंढक के बारे में हम लोगों ने समझा। मच्छर जनित बीमारी, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ बातें समझी, जो कि कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने कुछ समझा यहाँ पर, ये जो कि हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल डिस्कशन। आइए अब क्वेश्चन है, इनका आंसर देखिए। नेशनल जो इंडेंजर्ड स्पीसीज डे की थीम बतानी है। ठीक है, किसका एसोसिएशन होता है हमारी कंट्री में, नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने की बात करते हैं, किसके द्वारा माइग्रेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की गई, कहां से सबसे ज्यादा पैसा जाता है और किस कंट्री में आता है ये बताएगा। PM किसान की फुल फॉर्म और कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, जो यंग गर्ल है किस राज्य की जिनके द्वारा भी एक मैट तैयार किया गया, इसका नाम बताइए। यहाँ पर टेरर ऑफ बंगाल किस पर्टिकुलर बेसिकली एक पेड़ की जो बेसिकली कि जो एक क्या बोले घास की कैटेगरी है। ठीक है, ठीक है, तो ये बताइए। नेशनल प्रोग्राम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर पूछा था पेंगोलिन के बारे में, तो पेंगोलिन किस एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। कौन सा कंट्री का इंस्टीट्यूट हमारी कंट्री के साथ में मिलकर काम करने की बात करें, इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट के साथ में मिलकर बात की जाती है। यहाँ पर साबरे फेंसर कौन सी एक महिला है हमारी कंट्री में जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है तलवारबाजी में। ठीक है, डर्टी वॉर कब देखने को मिली, इसमें कई सारे लोगों की जान चली गई। ठीक है, एनफोर्स डिसअपेरेंस देखने को मिला। TNAU क्या है इसके बारे में बताना था। ऑक्सीजन पार्क क्रिएशन की बात की थी। एक पर्टिकुलर केसेस का नाम बताना था जिसमें बोला गया 7 साल से नीचे के जो भी लोग हैं उनको रिलीज कर दीजिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। प्रिजन स्टैटिक किसके द्वारा तैयार किया था ये बताना है। प्रिजन जो पर्सन है उसके बारे में आप लोगों को बताना है किसके लिस्ट में आता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। पेंगोलिन के बारे में बात की जाए तो 1972 के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट कतर के साथ में मिलकर काम कर रहा है, फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के। साबरे जो फेंसर है इनका नाम है भवानी बेसिकली देवी। ठीक है, भवानी देवी, तो जो अभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर रही है। डर्टी वॉर अर्जेंटीना की देखने को मिली 1980s में, तो ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखते हैं। ठीक है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अनीस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है यहाँ पर। ठीक है, जिसके बोला गया 7 साल से नीचे के लोगों को छोड़ दो। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये डेटा याद रखिएगा कि जेल में कौन बंद है। और स्टेट लिस्ट के अंदर आता है यहाँ पर 4th एंट्री है जो कि जो जेलों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पुलिस भी स्टेट का सब्जेक्ट है तो नॉर्मल सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की उनकी बात होगी। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। देखिए वॉल्यूम थोड़ी कम ही रहेगी जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसके चलते चीजें थोड़ी सी
नॉर्मल हो जाएगी सैटरडे तक, आई थिंक संडे तक का, तो फिर से आप लोगों को चीज़ें नॉर्मल मिलने लगेगी, ठीक है। और हाँ, जो आप लोगों की वीडियो आने वाली थी, जो मैंने बोला था ना कि करंट अफेयर की रिवीजन की, तो वो अब की बार नहीं आएगी, नेक्स्ट वीक में आएगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि उसको रिकॉर्ड कर सकूँ, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल वीडियो आ रही है, यही जो मुश्किल से मतलब ये चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं। पर हाँ, ये है कि मुश्किल से भी क्या बोला जाए, जब मैनेज करने की बात आती है, फिर मुश्किल क्या रह जाती है, करना है तो करना है, ठीक है। तो वो वाली बात होती है। तो अगर किसी काम को ठान लो करना है तो करना है, फिर मुश्किल क्या रहेगी, फिर आप लोग टाइम उसके लिए निकाल ही लोगे कैसे ना कैसे करके, ठीक है। पर ज़्यादा बर्डन आउट भी नहीं करना होता है, ताकि जो नॉर्मल जिंदगी चलती रहे, ठीक है। तो इसीलिए अपनी जिंदगी का शेड्यूल ऐसा रखिए बनाकर, ताकि आप लोग वो काम भी कर सकें और दूसरे जो काम वो भी करने वो भी कर सकें। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग उसको रेट जरूर किया कीजिए, 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देने वाले हैं, अगर कुछ कट करेंगे तो क्यों कट करेंगे, ताकि उसको इंप्रूव किया सके। पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लेना सारी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।